तो यार जब भी हम 11वीं से 12वीं में जा रहे होते हैं हमारे मन में बहुत ढेर सारे सवाल होते हैं। एक तो 11th की हमारी बैंड बजी होती है, यानी ढेर सारे बैकलॉग्स, मन में एकदम दिमाग खराब होता है कि 11th तो बर्बाद हो गया, और सामने खड़ा होता है बोर्ड्स, यानी अब 12th है। अगर आप जेई या नीट का पेपर दे रहे हो तो उसकी टेंशन अलग, और साथ में सबकी एक्सपेक्टेशन है कि बोर्ड्स में तो 95% लाना ही है। मतलब जहां 11वीं में हमारे 75% नहीं आ रहे, वहां हमसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि सीधा 20 से 25% की जंप और सीधा बोर्ड्स में बच्चा 95-96% तो आराम से ले आएगा। और लेकिन हमें पता है कि यहां हमसे ना टाइम मैनेज हो रहा है, हमारा बैकलॉग कितना है, 12th में कैसे करेंगे कुछ पता नहीं। एक ऑनलाइन कोर्स ले रखा है जो 4-4 5-5 घंटे चलता है, तो सवाल कब लगाए, वीडियो कब देखें, इतने सारे सवालों के साथ शुरू होता है क्लास 12। तो हाय एवरीवन, दिस इज योर ऋतिक भैया, और इस वीडियो में इतने सारे सवाल के जवाब आपको मिलने वाले हैं कि आप क्लास 12th में कैसे अपना टाइम मैनेज करो, कैसे अपने 11th का छूटा हुआ बैकलॉग कवर करो, कैसे 12th को संवार सको, बोर्ड्स, नीट, जेई, हर चीज को आपको बैलेंस करके चलना है। यानी अगर आप जेई और बोर्ड्स का पेपर देने वाले हो, आपको यह पता है कि बोर्ड्स तो देना ही देना है। ऐसा ना हो कि एंड में आते वक्त आपका जो अपना जेई या नीट का सपना था उसे छोड़कर बस ये रह जाए कि बस बोर्ड्स में मुझे किसी तरह 90% या 75% क्रॉस हो जाए, ये हालात ना आए। और ये सबसे एक्यूरेट टाइम है, क्योंकि अभी अप्रैल का मंथ है, आपके पास अच्छा खासा करीब करीब 1 साल का समय है, क्योंकि अभी जेई की सेकंड शिफ्ट चल रही है, पेपर लाइन से चल रहे हैं। आप पेपर उठा के देखो जेई मेंस का, कई ऐसे सवाल है जो डायरेक्ट बोर्ड से बन रहे हैं, मतलब डायरेक्ट अगर आपको पता हो तो काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो कुछ फ्रेगमेंट्स में होने वाली है, जहां पर हम ये बात करेंगे आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आप टाइम को मैनेज कैसे करो, बैकलॉग कैसे कवर करें, रिवीजन कैसे कवर करें, और मॉक टेस्ट, यानी मन में होता है ना कि मॉक टेस्ट कितने देने, ये सारे सवालों के जवाब हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एक बेसिक आइडिया से। इस वीडियो को मैं एक सिंपल रखूंगा, कुछ फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और इसी तरह से आपको अपने साल को भी फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा फेज क्यों? आप कोई भी कोचिंग उठा लो, कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट उठा लो, उनके फेजेस में टेस्ट होते हैं। जैसे मंथली वीकली तो टेस्ट होता ही है, लेकिन एक मेन टेस्ट होता है, और अक्सर वो टेस्ट होता है जुलाई के आसपास। तो आपको अपना पहला फेज रखना है अप्रैल से लेके जुलाई तक का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने में आपको ये कोशिश करनी है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ्स, आपको एक क्वार्टर सिलेबस तो ये कोशिश करना है कि खत्म प्रैक्टिस रिवीजन के साथ आप उसको सॉलिड कर लो। ऐसा ना हो कि जल्दी भागने के चक्कर में रिवाइज ना कर पाओ। तो फर्स्ट फेज में आपको यह कोशिश करनी है कि जो भी आपका सिलेबस हो। अब यहां पर एक प्रॉब्लम यह आएगी कि यहां पर जैसे जो ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होते हैं, वहां पर आपका 11th का भी सिलेबस आ रहा होता है, और 11th की तो अच्छी खासी हमारी बैकलॉग होती है ना। हमारा 11th का सिलेबस हुआ है, उससे हमारा बोर्ड्स भी इंपैक्ट होगा, मेंस का पेपर भी। मतलब ये एक बैकलॉग के चक्कर में 3 चीजें इंपैक्ट होती है। 11वीं का रिजल्ट तो हमारा इंपैक्ट हुआ, बोर्ड्स भी इंपैक्ट होगा। अभी नहीं लगेगा, अभी लग रहा होगा कि बोर्ड्स में तो नंबर ले आएंगे, लेकिन आने वाले समय में एक मोमेंट आएगा जहां लगेगा जेईई मेंस को गोली मारो, सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में तो नंबर लाने पड़ेंगे, नहीं तो घर वाले क्या सोचेंगे, ना बच्चा घर का ना घाट का। तो एक मोमेंट ऐसा आता है, तो बैकलॉग से ये एक साइकिल फंस जाती है जहां पे ये तीनों पेपर हमारे स्टेक पर होते हैं। 11 तो खराब हो गया, अब इन दोनों को बचाने के चक्कर में आप क्या करो, और कुछ भी अगर कर सकते हो ना तो वो अभी से कर सकते हो, क्योंकि अभी चल रहा है अप्रैल, आपके पास टाइम है। ये चीज आप बाद में नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने पूरे साल को 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला आपको अगस्त से पहले यानी जुलाई तक रखना है। सेकेंड फेज जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी मतलब अगस्त सितंबर में तो आपके स्कूल में सिर्फ पेपर चल रहे होंगे, मैं आपको अभी से बता दूं। तो आप ये कुछ उम्मीद मत लगाओ कि आप कुछ और ज्यादा कर पाओगे। आपके दिमाग में होगा कि भैया पहला प्री बोर्ड आ रहा है या पहला हाफ ईयरली आ रहा है, उसमें अच्छा करूं। आप जितने पेपर लगा लो, जितने मॉक टेस्ट लगा लो, जब स्कूल का पेपर आएगा तो हालत खराब होगी। तो सेकंड फेज आपका स्कूल के पेपर्स में ही निकलेगा। फिर बचता है तीसरा फेज, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि दिसंबर के बाद आपका होगा दिसंबर में ही प्री बोर्ड होगा। तो कुल मिला के आपको ये रियलिटी पता होनी चाहिए कि इन 3 फेज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है ये जुलाई तक का, यानी समर वेकेशन तक में जितने अपनी अंदर की एनर्जी आप पुट कर सकते हो, उतना बाद में आपको फायदा होगा। वरना ये फेज में आपके स्कूल में पेपर चल रहे होंगे और यहां पर आपका अच्छा खासा प्रेशर डेवलप होगा। अभी 11th को कैसे मैनेज करना है ये मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर में, लेकिन ये माइंडसेट आपको रखना है कि 3 फेज आप अपने बना के चलो अभी 12th के सिलेबस को खत्म करने के लिए। और इसमें 11th कैसे मैनेज करना है अभी मैं बताता हूं। यहां पे देखो,
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बुक्स का भी आइडिया ले लेते हैं। हम एक गलती करते हैं, हम सीधा स्टैंडर्ड बुक्स में जंप कर जाते हैं या हाई लेवल की बुक्स में जंप कर जाते हैं। नहीं, अगर आपने ये लेयरिंग फॉलो नहीं की तो एक टाइम आएगा आप बहुत पछताओगे, आपको ये लगेगा मैंने कहां गलती कर दी और आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो आप केमिस्ट्री के लिए तो स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी करनी ही करनी है। इसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स आती है, ओपी टंडन या कोई भी रेफरेंस बुक आप रेफर कर सकते हो, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री के लिए सिर्फ आप पीवाईक्यू लगाओ या जो कोचिंग से मिली मॉड्यूल है उसको लगा लो। फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी को रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अजीब तरीके से लिखी, आप समझ नहीं पाओगे। बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर्स, डायरेक्ट बोर्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं, वो जरूर लगा लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लगाने में। और उसके बाद एसएल अरोरा या नूतन, आपका जो भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, उस हिसाब से आप कोई भी रेफरेंस बुक लगा लो। और फिर उसके बाद सिंगेज, डीसी पांडे या आपकी कोचिंग की मॉड्यूल, एक मॉड्यूल को पकड़ना यानी एक बुक को पकड़ना, और ये याद रखना कि आपको उसको 2 से 3 बार रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि ये इतिहास गवाह है, सिलेक्शन उन्होंने ही दिया है जिन्होंने एक चीज को कई बार पढ़ा है, क्योंकि कई बार पढ़ने में नई नई चीजें पता चलती है। और जब आपको उस चीज में कमांड आती है, एक रास्ते, एक जगह पर पहुंचने में कई रास्ते दिखते हैं, तब आप सच में उसको कम समय में तैयार करने, कम समय में सॉल्व करने के लिए रेडी होते हो। तो एक ही चीज को आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन उसको मल्टीपल बार लगाना है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अब आते हैं एक पॉइंट पे कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो, ये जो एक क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा एक ऐसा क्वेश्चन है, ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन मेरा इसमें एक मानना है, आपसे मैं शेयर करता हूं। देखो, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल सी बात बताऊंगा टाइम टेबल को लेकर। आप अगर ऐसा टाइम टेबल बनाते हो कि मैं 6 से 7, 6 से 9, 6 से 8 इतना पढ़ूंगा, फिर 10 से 12 इतना पढ़ूंगा, 1 से 5 इतना पढ़ूंगा, ऐसे टाइम टेबल्स कभी भी आपने बनाए होंगे, मैंने बनाए हैं। ऐसे जो टाइम, एग्जैक्ट टाइम वाले है ना, ये जो टाइम टेबल होते हैं, ये डिसिप्लिन जरूर देते हैं कि हाँ भैया आपको इतने टाइम पर बैठना है, लेकिन आप अपने आप से पूछ के देखो, आपने जो ये बनाया होगा कि 6 बजे ब्रश करूंगा, 6:15 पे नहाऊंगा, 6:30 पे ये करूंगा, 6:35 पे ये करूंगा, वो कभी पूरे नहीं होते। मेरा इसमें ये मानना है कि आप ऐसे, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे मान लो आपने ये टारगेट बनाया कि मैंने 6 बजे पढ़ने बैठा है और वो 6:05 हो गया, तो आपका माइंडसेट एकदम चेंज हो जाएगा कि वो यार मैं तो लेट हो गया, अब कल करूंगा। तो जो काम आज हो सकता था वो सिर्फ 5 मिनट की वजह से कल पे शिफ्ट हो गया। तो टाइम टेबल पे मेरा एक पॉइंट ये है कि टाइम टेबल में टाइम जरूर बनाओ, क्योंकि डिसिप्लिन बनेगा, लेकिन उससे बढ़िया आप शिफ्ट या फेज बना लो कि मतलब सुबह के टाइम में जो मेरे पास 2 से 3 घंटे का टाइम है, अगर आप स्कूल नहीं जाते तो इस टाइम पे मुझे फिजिक्स के सवाल लगाने। इससे थोड़ा सा होगा क्या कि अगर आप 5 मिनट भी लेट या 10 मिनट भी लेट हुए तो आपका जो माइंडसेट है ना, वो नहीं हिलने वाला, यार मैं तो 6 पे बैठने था, 6:05 हो गए, अब छोड़ो यार, अब तो दिमाग खराब हो गया, सेल्फ डाउट आ जाएगा, लगेगा मैं कितना कितना बुरा इंसान हूं यार, मैं मेरे से 6 बजे नहीं बैठा गया, ये वाली फीलिंग आएगी। तो एक फेज बनाओ, और जैसे मान लो आप स्कूल जाओ चाहे ना जाओ, आपको 4 फेज तो बनाने ही पड़ेंगे। सुनने में असंभव लग रहा होगा, बताता हूं कैसे बना सकते हो, ध्यान से सुनना। मान लो आपने किसी ऑनलाइन कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो ऑनलाइन कोचिंग में 2-2 घंटे के, या ऑफलाइन जाते हो, ऑफलाइन में थोड़ा और टफ हो जाएगा, बट ऑनलाइन आजकल सब लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, काफी कन्वीनियंट होता है, टाइम सेविंग होता है। तो मान लो आपकी 4 घंटे के लेक्चर है, 4 घंटे की, ठीक है, आप लाइव लगाओगे तो वो 4 घंटे के है, अदरवाइज वही 2 लेक्चर 2-2 घंटे के आप कर ये सकते हो कि उन दोनों लेक्चर को आप 1.5 की स्पीड पे कवर करो, और ऐसा करने पर आप 3 घंटे में उस 4 घंटे की, क्योंकि उसमें आधा 1 घंटा वेस्ट होता है, ये आपको भी पता है, बातें करने में और इधर उधर की चीजों में, फास्ट फॉरवर्ड करके आप प्रोडक्टिवली उसको 3 घंटे में निपटा सकते हो। तो अब ये होगा कैसे, ध्यान से सुनना। मान लो आप 3 बजे तक, 3 PM तक आप घर आते हो अपने, ठीक है, 1 घंटा आपने रेस्ट लिया, आप 4 बजे से पढ़ने बैठे, 4 PM से लेकर मान लो 5:30 या 5:45 तक आपने अपना पहला लेक्चर लगा लिया। यार रिकॉर्डिंग देकर लेक्चर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बाद आपको सवाल प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहला फेज आपको अपना ये रखना है कि 6 से लेकर आपको 7:45 तक, यानी 1-2 घंटे, 1.5 घंटे तक आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि अगर आप अपनी मॉड्यूल्स नहीं लगाओगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, सब चीजें वेस्ट है। सिर्फ ऑनलाइन बैठकर सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने से ना सवाल नहीं लगते, आप जब लाइव पेपर कभी दोगे तो आप बहुत स्टक फील करोगे। तो पहली चीज ये करनी है। इसके बाद आपने आधे घंटे का अपना ब्रेक लिया, उसके बाद फिर से आप 8:30 से लेकर आपने 10 बजे तक अपना दूसरा वीडियो भी निपटा दिया, 10 बजे लंच किया, 10 बजे डिनर किया, उसके बाद फिर आधा 1 घंटे बाद आप बैठ गए, और फिर नेक्स्ट फेज आपने अपना बनाया, मान लो 10:45 से लेकर रात के, अगर आप देर तक जागते हो तो 2 बजे तक बना लिया,
या अगर देर तक नहीं जागते तो 1 बजे सो गए और अगले दिन थोड़ा मॉर्निंग में उठ के 40-50 मिनट केमिस्ट्री का कुछ याद कर लिया। क्योंकि अगर इतने एफर्ट्स आप नहीं डालोगे तो रैंक तो आप भूल जाओ, और रैंक छोड़ो आखिरी टाइम पे बोर्ड्स के भी वांदे हो जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये पूरे इंडिया में बच्चों के साथ होता है, ये रियलिटी है। आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे क्योंकि 11th भी छूटा हुआ है। अभी मैं उस पॉइंट पे आऊंगा कि 11th को कैसे कवर करना है, मैं बताऊंगा कि 11th के बैकलॉग कैसे करना है। लेकिन फिर से सुन लो मेरी बात, अगर आप 12th में हो, स्कूल जाते हो, ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, 4-4 घंटे की क्लासेस चलती है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 1.5 घंटे में अपनी उन दोनों वीडियोस को निपटाओ और 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के, 2-2 घंटे के अपने स्लॉट लगाओ जहां क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। लेट नाइट जाग सकते हो तो 2 तक करो, नहीं तो 1 तक करो। सुबह उठ के 40-50 मिनट सिर्फ केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूलेज भी याद कर लोगे, कुछ रीडिंग मार लोगे। कसम बता रहा हूं, एनसीईआरटी 3 बार पढ़ोगे। अगर डेली 40 मिनट भी पढ़ लिया ना, सुनने में कम लगता है कि 40 मिनट क्या होता है, करके देखो। 40 एनसीईआरटी इतनी पतली पतली है, आपकी 12th में 2 एनसीईआरटी है, आप 3 बार पढ़ लोगे। जे मेंस का पेपर उठा के देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते आए हैं, आ रहे हैं, नीट में डायरेक्ट आते हैं। तो विश्वास मानो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कम टाइम है, तो कम नहीं है। लेकिन आपको 4 से 5 यानी एक फिजिक्स के लिए, एक मैथ्स के लिए और एक केमिस्ट्री के लिए देना पड़ेगा। जिस दिन छुट्टी हो गई, जिस दिन छुट्टी विट्टी मिल गई, तो उस दिन आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। इसका टाइम आपको भर भर के क्वेश्चन सॉल्विंग में ही लगाना है, क्योंकि वहीं से आप एक निखार में जो पॉलिशिंग होगी ना, पॉलिशिंग वो यहीं से आएगी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट लगाना तो असंभव है। तो मैं दिखाता हूं उसको करने का एक सिंपल शॉर्ट तरीका कैसे है। तो ध्यान से देखना, आपको करने के लिए ना सिर्फ आप ये ट्रायंगल के लॉ को फॉलो कर लो। सबसे सिंपल, आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पकड़ो, जैसे फिजिक्स पकड़ लिया आपने, मैक्सिमम टाइम आपने फिजिक्स को दिया, मैक्सिमम टाइम। अब यार पेपर जब भी आप कोई भी दोगे ना, आएगा तो तीनों चीजें। अब करना क्या है, अगर आपने एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम दिया है तो कोशिश ये करो मैथ्स को कम टाइम दो, लेकिन एटलीस्ट उसको उसकी रिस्पेक्ट का टाइम जरूर दो। इससे आप उसके टच में, कंटिन्यूएशन में बने रहोगे। बैकलॉग का सवाल ही नहीं उठता कि आपका बैकलॉग बन जाए, हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने सिर्फ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स पढ़े जा रहे हैं, मैथ्स केमिस्ट्री छू नहीं रहे। यार पेपर आप जब दोगे तो तीनों का मिलाकर आएगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता एक सब्जेक्ट से मामला निपट जाए। तो अगर आपने 2 घंटा डेली बेसिस पे इसको इन्वेस्ट किया, 2 घंटा दिया, तो आप मैथ्स को 2 ना दो, 1-1.5 घंटा तो दो, एटलीस्ट 1-1.5 घंटा भी अगर आप निकाल लोगे तो वर्थ होगा। मान लो कल छुट्टी है, तब आप पूरा फिजिक्स को दे दो, अगले दिन पूरा मैथ्स, मतलब बैलेंस बनाना है। और केमिस्ट्री में चाहो तो कुछ आप पीरियोडिसिटी या पी ब्लॉक या एस ब्लॉक या कुछ भी ऐसे किसी के वेरिएशन याद कर लो। मतलब आप केमिस्ट्री को 30-40 मिनट भी उसके हिसाब के देते रहोगे ना, केमिस्ट्री विश्वास मानो आपको रिस्पेक्ट आपको देकर जाएगी मार्क्स। इस बार का भी आप पेपर देखो जेईई मेंस का, आज ही मैं देख रहा था एनालिसिस यूट्यूब पे। आप विश्वास मानो, मतलब एनसीईआरटी से डायरेक्ट जेईई मेंस के 4 अप्रैल के सारे पेपर्स में मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको मिल जाएगी एकदम डायरेक्ट। तो यार आप कोशिश ये करो कि आपको तीनों का टच रखना है। आप स्कूल में जा रहे हो या आप बस से जा रहे हो, थोड़ा सा अपने नोट्स उठा के देख लिया। ये सारी चीजें आपको अलग कर देगी उन बच्चों से जो ऐसा नहीं करते, और इसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि हमें बैकलॉग वगैरह कैसे कवर करना है और 11th के बैकलॉग में हम कैसे क्या करें, 11th के लिए क्या हो सकता है। देखो 11th के बैकलॉग के लिए ना सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो आप डेली टाइम दो, जो पॉसिबल नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, आप YouTube में कोई भी बढ़िया सा चैनल खोलो, उसमें एक 1 शॉट लगाओ। कब? वीकेंड पे या जिस दिन छुट्टी हो। विश्वास मानो, आप 11th के सिलेबस को एक बार जाके रिकॉल करो, आप देखोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है। आपको मान लो अगर मैं कहता हूं ओवरऑल गिनकर अगर आपके अप्रोक्सीमेटली 30 चैप्टर, चलो 20 चैप्टर आपका बैकलॉग है, मान लो आप पूरे साल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आपके पास मान लो एस्टिमेट आप 8 महीने में भी अगर मान लो 16 चैप्टर है आपके बैकलॉग में, आपने एकदम छोड़ दिए थे, बिल्कुल नहीं आते, कुछ तो आते होंगे ना, थोड़े बहुत आते होंगे। अगर 16 चैप्टर ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं आते थे, आप उसको 8 महीने से भी डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे तो 1 महीने में आपको सिर्फ 2 चैप्टर करना है। अब वो करना कैसे है? करना तो अभी से पड़ेगा। अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि जब जेईई मेंस होगा उसके थोड़े पहले मैं कर लूंगा, सपने हैं, ख्वाब है, वही टाइम आएगा कि बोर्ड्स है भैया बस 75% इसी में आ जाए, बहुत बड़ी बात है, ये ख्वाब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली अप्रैल का मंथ है, आप अभी से शुरू करो। करना कैसे? किसी भी दिन छुट्टी हो या वीकेंड हो, आप 1 शॉट किसी भी अच्छे चैनल को उठाओ, पूरा 1 शॉट देख डालो 1 चैप्टर का,
फिर वो वन शॉट से कुछ काम नहीं होने वाला। फिर आपको कुछ नहीं करना, आप उस चैप्टर को, मान लो आपके पास अगर 10 दिन एक चैप्टर को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, छोड़ो 15 दिन एक चैप्टर को आप दे रहे हो, ठीक है, आपको ये कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पर आपको उस चैप्टर को अगर आधा घंटा भी आप कहीं से निकाल लो, आधा घंटा, और उसके अगर आप पर डे 8-10 सवाल भी करते हो तो आप 15 दिन तक 150 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे। मेरी बात मानना, बैकलॉग करने का मतलब है ऐसा बैकलॉग कवर करो कि आपको रिजल्ट देकर जाए। सिर्फ नाम का बैकलॉग, दिल की तसल्ली के लिए बैकलॉग करने का तो कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो सिर्फ बोर्ड्स पे तैयारी कर लो, ज्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे, 1-2%, कोई फायदा नहीं ना बैकलॉग। क्या उम्मीद है, बैकलॉग कवर होगा तो हम जो हमारे मॉड्यूल, हमारे टेस्ट होंगे, हमारे ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट होंगे, उस पे कर पाए। यही सोच तो यही है ना कि ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट हो पाए, या मेंस का पेपर है तो उसमें हम कर पाए। तो बैकलॉग कवर करना क्यों है, ताकि हम सवाल लगा पाए। सवाल कैसे लगेंगे, वन शॉट वीडियो देख के पॉसिबल नहीं है। आपको डेली बेसिस पे, चलो ये डेली बेसिस वाला नहीं हो पा रहा तो कोई 1-2 दिन पकड़ो जिसमें भर के, मतलब 150 सवाल तो कम से कम आपको एक अच्छे क्वालिटी के प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अगर आप चाहते हो कि उस दिन, वो दिन जब आप उस पेपर में बैठो तो 1 मिनट में वो सवाल आपसे हिट हो जाए, कंफर्म एक्यूरेसी के साथ सही हो जाए, वो तभी पॉसिबल है। तो या तो आप डेली बेसिस पे 8-10 सवाल प्रैक्टिस करो, सोचने में ज्यादा टाइम लगता है, करने बैठोगे इतना टाइम नहीं लगेगा, और अच्छा सवाल होगा, लगोगे तो मेंटल स्ट्रांग होगे, मेंटली स्ट्रांग, 12th में भी फायदा मिलेगा, 11th में भी फायदा मिलेगा, और करते चलोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो 11th को कवर करने का सबसे बेस्ट यही तरीका है कि 1 महीने में आप 2 चैप्टर टारगेट करो, डेली बेसिस पे 8-10 सवाल भी प्रैक्टिस करोगे, मोर देन एनफ। नहीं कर पा रहे, वीकेंड पे 2-3 दिन लगाओ, एक चैप्टर निपटाते जाओ। अप्रैल से लेकर ये प्रोसेस आपको पूरी तरह से जारी रखना है अक्टूबर-नवंबर तक, क्योंकि इसके बाद आप नहीं लगा पाओगे, आपके प्री बोर्ड्स होंगे, आपके प्री बोर्ड्स के बाद तो आप छू भी नहीं पाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि अभी बोर्ड्स की तैयारी करके बाद में 11th करूंगा, तो नहीं हो सकता। वो मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में बहुत बच्चों को पढ़ाया, मैंने देखा वो नहीं हो पाता। अभी से करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, दीवारों में चिपका लो, ताकि दिमाग में आते जाते दिखेगा, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। यार इस बार का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर जेईई मेंस के पीवाईक्यूज के इस आगे डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी इतने अच्छे चैनल्स ने दिखा दिया, आप जाके देखो, इतने बड़े बड़े एनालिसिस YouTube पे चल रहा है, आप जाओ और देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कितने डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो मन में बहुत डिमोटिवेट नहीं होना, 100-150 सवाल लगाने के बाद ना आप अलग लेवल पे कॉन्फिडेंट हो जाते हो, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। ठीक है, अब ये सब करने के बाद ना आपको बहुत ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कोशिश करनी है कि आपको 4 मॉक टेस्ट देने हैं। दिमाग में 70 मॉक टेस्ट नहीं देने, फेज 1 के बाद, फेज 2 के बाद, फेज 3 के बाद। यहां पर जो 11th की आपको तैयारी करनी है ना, उसका सिलेबस आपको कैसे रखना है। जैसे मान लो आप कोई भी कोचिंग में देने वाले हो, उसका जुलाई में है 11th का ये सिलेबस, तो अप्रैल से वही टॉपिक उठाओ, ताकि जब उनका ऑल इंडिया लेवल टेस्ट हो जुलाई या अक्टूबर, जुलाई अगस्त में, तो आप उसके लिए तैयार हो, और आपकी जो रैंक आ रही है वो सच में प्रेडिक्ट करे कि आप इतना स्कोर कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट आप 4 सोचो, एग्जाम जब करीब आएगा तब आप मल्टीपल्स लगा लेना, लेकिन अभी आपको ज्यादा से ज्यादा 4 मॉक टेस्ट के बारे में सोचना है, और ये ऐसे मॉक टेस्ट हो जो आप दिल से दोगे, मतलब हाँ कि इसमें आप रिजल्ट लाने वाले हो। तो इतनी सारी चीजें अगर आपने जान ली, तो आप बस इतना याद रखो कि आपको अपने 12th के लिए अगर आज से आप मेहनत करते हो और 11th के लिए जो ट्रिक्स बताए उसको फॉलो करते हो, तो आज जहां भी आप खड़े हो ना, इससे कई गुना बेहतर आप खड़े होगे, ये मेरा आपसे वादा है। और एक दिन आके आप मेरे चैनल पे नीचे मुझे लिख कर बताओगे कि यस ऐसा ही हुआ। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो में आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि यस आपको कुछ भी हेल्प हुई, तो अपने प्लीज फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करो, ताकि उन्हें भी ये पता चल सके कि टाइम मैनेज कैसे करना है, बर्बाद नहीं करना, मैनेज करना है। एंड अगर कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, आई विल बी हेल्पिंग। एंड जेईई मेंस की वीडियो लेके हम जरूर आएंगे। अप टू देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर। अच्छा, वन मोर थिंग, 11th-12th के जो फिजिक्स केमिस्ट्री के छोटे छोटे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे अब डालना शुरू करूंगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए होगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अप टू देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर। चल रही थी